हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नीट एंड फैक्ट नॉलेज। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाचन एवं अवशोषण का लेक्चर नंबर 4। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हमें स्टार्ट करना है छोटी आंत में पाचन से। ठीक है, छोटी आंत में पाचन से स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए ध्यान से, छोटी आंत का पेशी स्तर कई तरह की गतियाँ उत्पन्न करता है। इन गतियों से भोजन विभिन्न स्त्रावों से अच्छी तरह मिल जाता है। पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं हम। इसका मीन्स है गाइस, छोटी आंत का पेशी स्तर कई तरह की गतियाँ उत्पन्न करता है। यानी कि जो छोटी आंत होती है, इसमें ये छोटी आंत बहुत सारी पेशियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बहुत प्रकार की गतियाँ उत्पन्न करता है। संकुचन, क्रमानुकंचन, इस प्रकार की गतियाँ उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इन गतियों से भोजन विभिन्न स्त्रावों से अच्छी तरह मिल जाता है। यानी कि जब ऐसा संकुचन होगा छोटी आंत के अंदर, तो जो भोजन रहता है वो अच्छी तरह से पूरा मिल जाता है और इससे पाचन अच्छा हो जाता है। यानी कि पाचन की क्रिया हो जाती है सरल। ठीक है, आगे देखते हैं। यकृत अग्नाशय नलिका द्वारा। गाइस, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। यकृत अग्नाशय नलिका, ये नलिका अग्नाशय और पित्ताशय मिलकर बनाता है यकृत और अग्नाशय नलिका द्वारा। पित्त, अग्नाशय रस और आंत रस, यानी कि जो पित्त रहता है, पित्त का आपको बताया था मैंने, पित्त कहाँ पे बनता है? पित्त बनता है हमारा यकृत की कोशिकाओं से। ठीक है, और ये कहाँ सांद्रित एवं जमा रहता है? पित्ताशय में। ठीक है, तो पित्त का निर्माण यकृत की कोशिकाओं से होता है। ठीक है, तो यकृत अग्नाशय नलिका द्वारा क्या होता है, पित्त, अग्नाशय रस और आंत रस, ये तीन चीज़ें कहाँ छोड़े जाते हैं? छोटी आंत में गाइस। ठीक है, छोटी आंत में इनको छोड़ देते हैं। अब क्या होता है, अग्नाशय रस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस, एमाइलेज और न्यूक्लियेज एंजाइम निष्क्रिय रूप में रहते हैं। यानी कि ये अग्नाशय रस में गाइस, ये कोई क्रिया नहीं करते। ये चारों एंजाइम जो हैं, ये कोई क्रिया नहीं करते, ये अभी निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये निष्क्रिय क्यों रहते हैं। ठीक है, आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित एंटेरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजन सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। ठीक है, अभी अपना क्या बदला, ये ट्रिप्सिनोजन किसके द्वारा बदला? देखिए ध्यान से, छोटी आंत में म्यूकोसा से स्त्रावित होने वाला कौन सा? एंटेरोकाइनेज। ठीक है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम रहता है। ये कहाँ? ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देता है? ट्रिप्सिन में। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा था ये निष्क्रिय रहते हैं, यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन हो गया, ये ट्रिप्सिन में चेंज। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखते हैं। जो अग्नाशय रस के अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है और ये ट्रिप्सिन इनको भी सक्रिय कर देता है। ठीक है, इनको एक्टिव कर देता है इनएक्टिव से। अब इसके बाद गृहिणी में प्रवेश करने वाले, गृहिणी मतलब छोटी आंत का एक पार्ट होता है जो पहला सी आकार की गृहिणी हम पढ़ चुके हैं पहले पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो देखते हैं गृहिणी में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्तवर्णक। अब गृहिणी में प्रवेश करने वाले गाइस ध्यान से देखिए, पित्तवर्णक कौन कौन से हैं, इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, ये दो पित्तवर्णक हैं, बिलिरुबिन एवं बिलीवर्डिन। ठीक है, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड होते हैं। ठीक है, गृहिणी में प्रवेश करने वाले पित्त में क्या क्या होते हैं, आपको ध्यान से ये याद करना है। बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, इनमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देख लिया पित्त में पित्तवर्णक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और इनमें कोई एंजाइम नहीं होता है। इसके आगे देखते हैं, पित्त क्या करता है? वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है। अब ये इमल्सीकरण क्या होता है बच्चों? इमल्सीकरण रहता है, वसा है जैसे कि वसा, तो वसा को, यानी कि ये गोला है। ठीक है, ये गोला है और वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है। ये मान के चलिए छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना ही इमल्सीकरण कहलाता है। ठीक है, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना इमल्सीकरण कहलाता है। तो पित्त वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है और उसे बहुत छोटे छोटे मिसेल कणों में तोड़ता है। ठीक है, और पित्त एक लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। इसे आप बहुत ध्यान से याद रखना है आपको। ठीक है, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, ये तो कर ही रहे हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सिड, एमाइलेज, न्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, इसके बाद कौन सा करता है? लाइपेज एंजाइम भी सक्रिय रहता है। ठीक है, इसके अदर और डिटेल इसमें इस पैराग्राफ में आपको और एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। ठीक है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ध्यान रखना, पूरा चैप्टर एक तरफ है और 90% क्वेश्चन कहाँ से बनता है? एक ये वाला पेज हो गया और आपको जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था उस लेक्चर से। बस ये दोनों लेक्चर से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन उठकर ज़रूर आता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना। देखते हैं इसके और डिटेल।
बच्चों इस पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि छोटी आंत में क्या क्या टूटता है, या छोटी आंत में किस किस को वर्गीकृत किया जाता है। तो इनमें छोटी आंत में प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोन्स टूटते हैं, ठीक है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जिस रूप में कार्बोहाइड्रेट आमाशय को मिलता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो आमाशय को मिलता है, उसी रूप में ये गृहिणी को भी मिलते हैं, ठीक है। अब इसका मीन्स क्या हुआ, जैसे कार्बोहाइड्रेट आमाशय को भी वही मिल रहा है और गृहिणी को भी वही मिल रहा है, ठीक है। तो अब गृहिणी क्या करेगी, गृहिणी कार्बोहाइड्रेट को आगे ले जाकर क्या करेगी, पैनक्रियाटिक एमाइलेज के साथ डाइसैकेराइड यानी कि द्विशर्करा में परिवर्तित कर देती है, चेंज कर देती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड में चेंज कर देती है, किसके द्वारा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा, जिसका पीएच आप लिख लीजिए 7.8, ठीक है, 7.8 पीएच होता है, ठीक है। इसका 7.8 पीएच होता है किसका, पैनक्रियाटिक एमाइलेज का, ठीक है। इसके बाद अब ये डाइसैकेराइड में चेंज करके क्या होता है, ये डाइसैकेराइड आगे चलकर क्या होता है, ड्यूडिनियम के अंदर आहार नाली स्त्रावण में से निकलने वाले हार्मोन्स रहते हैं, जो ड्यूडिनियम से जो हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, ये माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टेज की उपस्थिति में ये हार्मोन्स क्या करते हैं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज की उपस्थिति में मोनोसैकेराइड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और मोनोसैकेराइड वह अवस्था है जिसमें ना पाचन होता है ना ही अपशोषण होता है, ठीक है बच्चों। इसके बारे में अभी हमने क्या कर लिया, कार्बोहाइड्रेट की बात छोटी आंत में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, छोटी आंत के अंदर प्रोटीन की बात, ठीक है। तो प्रोटीन में मुखगुहा के अंदर एंजाइम, पीएच, पाचक रस अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन में मुखगुहा के अंदर की बात चल रही है अभी, ठीक है बच्चों। मुखगुहा के अंदर एंजाइम, पीएच, पाचक रस अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, जिसके कारण मुखगुहा में प्रोटीन का पाचन नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, प्रोटीन आता है आमाशय में मुखगुहा से, तो ये यहाँ कहाँ, आमाशय में 4 से 5 घंटे तक रहेगा। तो आमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम द्वारा इस तरह वो मिक्स हो जाता है, और इसके लिए इसका बेस्ट पीएच होता है, ठीक है। आमाशय में प्रोटीन का बेस्ट पीएच होता है। अब आमाशय में जो प्रोटीन टूट जाता है आमाशय में, उन्हें क्या बोलते हैं गाइस, पेप्टोन्स, प्रोटीएज कहा जाता है, ठीक है। और जो आमाशय में नहीं टूटते उन्हें प्रोटीन नहीं कहा जाता, यानी कि जो आमाशय में टूट जाते हैं उन्हें प्रोटीन कहा जाता है, और जो नहीं टूटते उन्हें प्रोटीन नहीं कहेंगे, ठीक है। अब ये टूटे हुए प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, पेप्टोन्स, प्रोटीओज। ये कहाँ, अब ये सी आकार की गृहिणी, यानी कि ये छोटी आंत में आ गए हैं, ठीक है। अब तो गृहिणी में आए तो गृहिणी में क्या रहते हैं हमारे, हमने पढ़ा है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सिटो पेप्टिडेज, एमाइलेज, है ना, न्यूक्लियस एंजाइम। तो अब ये क्या करते हैं, प्रोटीन पेप्टोन्स को काय में डाइपेप्टाइड में तोड़ देते हैं, ठीक है। ये तीनों चारों एंजाइम मिलके प्रोटीन पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड में तोड़ देते हैं। अब डाइपेप्टाइड में आगे के पाचन के लिए क्या होता है, गृहिणी के अगले भाग यानी कि छोटी आंत के अंदर जाएंगे जिजनम में, ठीक है। कौन जाएगा, डाइपेप्टाइड, ठीक है। डाइपेप्टाइड आगे गया और क्या होगा, वहाँ डाइपेप्टाइड आंतरिक स्त्रावण के बीच, जो आंत होती है छोटी आंत, इससे स्त्रावण होता है जो, इसके बीच जाकर एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, काय में एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने काय का कर लिया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन देख लिया छोटी आंत में, इसके बाद प्रोटीन का देख लिया। अब रहा है हमारा वसा, जो कि हमारा एमल्सीकरण में मदद करता है, ठीक है। अब देखते हैं, मुखगुहा में वसा का पाचन नहीं होता, ठीक है बच्चों। हमने देखा कि मुखगुहा में काय का कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन नहीं होता, नहीं, कार्बोहाइड्रेट का होता है 30%, और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारा प्रोटीन का भी पाचन नहीं होता मुखगुहा में, और वसा का भी पाचन नहीं होता, ठीक है। तो ये सीधे आमाशय में पहुंचते हैं, ठीक है। वसा आमाशय में जाएंगे, आमाशय में थोड़े दूर एक जठर निर्गमी रहती है स्थित, ठीक है। आमाशय में जठर निर्गमी के पास वसा का 1% पार्ट रहता है, जो वसा का 1% पार्ट, ये गैस्ट्रिक लाइपेज के उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, गैस्ट्रिक लाइपेज की उपस्थिति में 3.0 pH पर पाचन करते हैं भोजन का, ठीक है, फैट का पाचन करते हैं। और जो 99% जब फैट बचता है, ये गृहिणी में जब पहुंचेगा, तब गृहिणी में अग्नाशय लाइपेज वसा को डाइग्लिसराइड में बदलेगा, ठीक है। कब पहुंचेगा ये 99% फैट गृहिणी में,
जब अग्नाशयी लाइपेज वसा को डाइग्लिसराइड में बदलेगा तथा डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में चेंज होगा। ठीक है, ये इसकी हमने पूरी डिटेल बता दी। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा यदि आप ये इतना इतना कंप्लीट कर लेते हो जितना आपको बोला है। तो ठीक है बच्चों, हमारा ये छोटी आंत हो चुका है पूरा, है ना। इसके बाद हम यहाँ आंत श्लेष्मा पे चलते हैं। ठीक है, आंत श्लेष्मा तो देखते हैं। आंत श्लेष्मा उपकला में गॉबलेट कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो आंत रहती है इसकी श्लेष्मा उपकला रहती है, उसमें क्या होती हैं अपनी गॉबलेट कोशिकाएं, जो क्या करती हैं गॉबलेट कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है श्लेष्मा का स्राव करने वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गॉबलेट कोशिकाएं। ठीक है, और म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं और गॉबलेट कोशिकाओं के स्राव आपस में आंतस्राव अथवा सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा हमने ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं और गॉबलेट कोशिकाओं पिछले लेक्चर में पढ़ चुकी हैं या फिर उसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं। तो म्यूकस के ब्रश बॉर्डर कोशिका होती हैं और गॉबलेट कोशिका, तो ये दोनों आपस में मिलकर आंतस्राव या आंतरीय रस या सक्कस एंटेरिकस, तो इसके बच्चों 3 नाम हो सकते हैं सक्कस एंटेरिकस के, आंतरीय रस या आंतस्राव या सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, ये बनाते हैं। तो इस रस में क्या होता है, बहुत सारे के एंजाइम होते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है ग्लाइकोसिडेज, डाइपेप्टिडेज, एस्टरेज, न्यूक्लियोसिडेज, ये एंजाइम होते हैं। ठीक है, म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर आंत म्यूकोसा की अम्ल से दुष्प्रभाव से रक्षा करते हैं, यानी कि जो म्यूकस रहता है अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाता है। ठीक है, और ये किससे करता है हमारी रक्षा, ये जो आंत होती है इसमें म्यूकोसा पे एसिड रहते हैं, एसिड इसके दुष्प्रभाव से रक्षा करता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दिया है एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक क्षारीय माध्यम दिया गया है, तो आपको ये माध्यम लिखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको माध्यम बता देता हूँ तो ये आप ध्यान से लिख लीजिएगा। तो बच्चों आपके सामने मैंने ये pH मान रख दिए हैं। ठीक है, अब इसमें से आप ध्यान रखना है ये हमारा जो माउथ होता है, माउथ, ठीक है, इसका क्या होता है pH मान 6.8। इसके बाद हमारा अग्नाशय या अमाशय में होता है 1.8। ठीक है pH, और आंत में क्या होता है 7.8, और इनका मीडियम का जरूर आप ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, क्षारीय माध्यम किस में होता है हमारा, ये इंटेस्टाइन यानी आंत में होता है, और अमाशय में होता है हमारा अम्लीय माध्यम। ठीक है, कौन सा होता है अम्लीय। ठीक है, और इसके बाद क्षारीय कहाँ पे होता है हमारा, क्षारीय होता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये कौन करता है तैयार, क्षारीय माध्यम तैयार करता है, किसके लिए करता है, एंजाइमों की सक्रियता के लिए। ठीक है, एक्टिव होने के लिए। इस प्रक्रिया में सब म्यूकोशल ब्रूनर ग्रंथि भी मदद करती है। ये हमारी सब म्यूकोशल ग्रंथि होती है ब्रूनर, जो इसमें मदद करती है। ठीक है, अब आंत में पहुंचने वाले कायम में, आंत में जो कायम पहुंचता है, कायम समझ गए ना आप, जो हमने पढ़ा था, जो भोजन पूरा मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से। ठीक है, अमाशय वाले पैराग्राफ में कायम में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन। ठीक है, अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम निम्न रूप से क्रिया करते हैं। ठीक है, आंत में पहुंचने वाले कायम में उपस्थित क्या होते हैं, प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन, आंशिक अपघटित प्रोटीन। ठीक है, अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम निम्न रूप से क्रिया करते हैं। अब देखते हैं, आपको बताते हैं कि कौन कौन किसको तोड़ता है। ठीक है, और हमारी ये जो रहते हैं प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोज, इन तीनों को डाइपेप्टाइड में तोड़ा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा तोड़ा जाता है, आप देख रहे हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इनको आप बिल्कुल याद करके रखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से भी पूछा जा सकता है। हम कायम के कार्बोहाइड्रेट अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा डाइसैकेराइड में जल अपघटित होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है हमारा, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का दिया है। अब ये किसके द्वारा डाइसैकेराइड में चेंज हो रहा है, एमाइलेज के द्वारा। ठीक है, डाइसैकेराइड यानी ये पॉलीसैकेराइड यानी स्टार्च होता है, जो एमाइलेज के द्वारा डाइसैकेराइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद वसा आता है। ठीक है, वसा चेंज किस में होता है,
वसा पहले होता है, 2 बार चेंज होता है वसा। वसा होता है लाइपेज के द्वारा डाइग्लिसराइड में, ठीक है, और फिर हो जाता है मोनोग्लिसराइड में ठीक है। यहाँ पे वसा पहले होगा किसके द्वारा, लाइपेज के द्वारा। यहाँ पे पहले होगा ये लाइपेज के द्वारा चेंज, और फिर डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड में होगा लाइपेजेज के द्वारा, ठीक है। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिख दिया है, ठीक है, लाइपेजेज के द्वारा होता है चेंज। अब बात कहाँ आती है, अब बात आती है न्यूक्लिक अम्ल की, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की। ये कहाँ होता है, अग्नाशयी रस के न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में विभाजित करते हैं। ये जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल होता है ये न्यूक्लियस के द्वारा पहले न्यूक्लियोटाइड में होगा, ठीक है, और फिर न्यूक्लियोटाइड किस में होगा, न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है, न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद इनको देखते हैं नीचे वाले स्ट्रक्चर को। आंतरस के एंजाइम उपर्युक्त अभिक्रियाओं के अंतिम उत्पादों को पाचित कर अवशोषण योग्य सरल रूप में बदल देते हैं, और पाचन के ये अंतिम चरण आंत के म्यूकोसल उपकला कोशिका के बहुत समीप संपन्न हुए। गाइस ये स्ट्रक्चर तो आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें डिटेल के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डाइपेप्टाइडेज के द्वारा एमिनो अम्ल में बदल देता है, और माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है, किसके, माल्टेज की। और लैक्टेज की उपस्थिति में किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। यहाँ पे आप ध्यान रखिए लैक्टोज चेंज कर रहा है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। 92% बच्चे यहाँ पे यही मिस्टेक करते हैं, लैक्टोज को गैलेक्टोज में नहीं लैक्टोज में चेंज कर देते हैं, और ऑप्शन यही वाला टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद सुक्रोज रहता है, सुक्रोज किस में चेंज होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, किसके द्वारा, सुक्रेज के द्वारा। और न्यूक्लियोटाइड के द्वारा न्यूक्लियोसाइड में होता है, और न्यूक्लियोसाइडेज के द्वारा शर्करा प्लस क्षारक में होता है, ठीक है। और फिर ये डाई और मोनोग्लिसराइड लाइपेज के द्वारा बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से देखने हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है, तो आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ तक हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं बच्चों। ये पेज आप ध्यान से देखिए, ये पेज आई थिंक कि यूट्यूब पर हर चैनल मेरे हिसाब से स्किप करता है। और स्किप क्यों करता है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चन भी सबसे कम पूछे गए हैं, और यहाँ पे ये थ्योरी ज़्यादा दी गई है, और इसीलिए ज़्यादातर लोग इसे स्किप करते हैं। लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर वर्णित जैव बृहत अणुओं के पाचन की क्रिया आंत के ग्रहणी भाग में संपन्न होती है। इस तरह निर्मित सरल पदार्थ छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत भागों अपचित अनुपशोषित पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। ऊपर वर्णित जैव बृहत अणु, इसका मीन्स समझिए, यानी कि जो बड़े अणु होते हैं छोटी आंत में बड़े अणु होते हैं, यानी कि उनका अच्छी तरह से पाचन नहीं होता है। ये पाचन की क्रिया आंत के ग्रहणी भाग में संपन्न होती है, ठीक है, ग्रहणी में हुई संपन्न। इस तरह निर्मित सरल पदार्थ, यानी कि जो छोटे छोटे होते हैं, ये छोटी आंत के कहाँ जाते हैं, सी आकार की ग्रहणी के बाद अग्र क्षुद्रांत में और क्षुद्रांत भागों में अपशोषित हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट। अपचित तथा अनअपशोषित पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता, जो फूड वेस्ट रहते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, ये बड़ी आंत में चले जाते हैं, ठीक है। बड़ी आंत में पाचन कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, बड़ी आंत का सिर्फ इतना कार्य होता है कि ये जो वाटर होता है और फूड वगैरह मेडिसिन से ये रहती हैं, इनका अपशोषण करते हैं, जल खनिज एवं औषध का अपशोषण करते हैं। और श्लेष्म का स्राव, जो अपचित पदार्थों को कण को चिपकाने और स्नेहन के कारण उनका बाह्यनिष्कासन आसन बनता है, यानी कि श्लेष्म का स्राव होता है हमारी आंत से, जो किस लिए होता है, जो हमारा फूड वेस्ट फूड रहता है ये आता है इनको बोलस में, यानी कि इनको चिपकाने के लिए करता है। ये चिपकाने के लिए क्यों करता है, क्योंकि ये चिपकने के बाद जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो फ्रेश होने ये आसानी से निकल जाए, ठीक है, यानी कि मल त्याग हो जाए आसानी से, ठीक है। और अपचित और अपशोषित पदार्थों को क्या कहते हैं, मल, यानी कि जो हमारे कोई यूज़ नहीं रहता, फूड वेस्ट रहता है, इसे हम बोलते हैं मल, ठीक है, जो अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक मलाशय में रहता है, ठीक है, मलाशय में रहता है। इसके बाद जठरांतिक पथ की क्रियाएं विभिन्न अंगों के उचित समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन के नियंत्रण से होती हैं। भोजन के भोज्य पदार्थों को देखने, उनकी गंध और अथवा मुख गुहानली में उपस्थिति लार ग्रंथियों और स्राव के लिए उद्दीप्त कर सकती हैं।
इसका मीन समझिए। जठरांतिक पथ की क्रियाएं, यानी कि जठरांतिक पथ होता है, इसकी क्रियाएं विभिन्न अंगों के उचित समन्वय के लिए, यानी कि अच्छी क्रियाओं के लिए तंत्रिका और हार्मोन के नियंत्रण से होती हैं। ठीक है। अब भोजन के भोज्य पदार्थों को देखने और उनकी गंध अथवा मुख गुहा नली में उपस्थिति लार ग्रंथियों के स्त्राव के लिए उद्दीप्त करती हैं, यानी कि एक्टिव करती हैं इन्हें। ठीक है। इसी प्रकार जठर और आंतरिक स्त्राव भी तंत्रिका संकेतों से उद्दीप्त होते हैं, यानी कि जो हमारा जठर रस होता है और आंतरिक स्त्राव यानी आंतों का रस होता है, जो आंत से स्रावित होने वाले रस, ये तंत्रिका संकेतों को उद्दीप्त होते हैं। किससे? तंत्रिका संकेतों से। ठीक है। आहार नाल के विभिन्न भागों की पेशियों की सक्रियता से भी स्थानीय एवं केंद्रीय तंत्रिकीय क्रियाओं द्वारा नियमित होती हैं। ठीक है। हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत जठर और यांत्रिक म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन पाचक रसों के स्राव को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। जो कहाँ से निकलते हैं? जठर और यांत्रिक म्यूकोसा से हार्मोन से निकलते हैं, ये पाचक रसों के स्राव को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे जंतुओं की ऊर्जा। यहाँ ये इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन देख लेते हैं हम फिर भी। ठीक है। जंतुओं की ऊर्जा आवश्यकताओं एवं भोजन में निहित ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो जंतुओं की ऊर्जा रहती है, इनकी आवश्यकताओं एवं भोजन में निहित ऊर्जा को किसमें? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि अंत में सभी प्रकार की ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं। और इसे क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं। कैलोरी अथवा जूल में मापा जाता है किसको? ऊष्मीय ऊर्जा को। ठीक है। जो 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने की ऊर्जा मात्रा है, इसका मीन समझ, यानी कि 1 ग्राम जो जल है, इसे हम नापेंगे तो ये केवल 1 डिग्री सेल्सियस की मात्रा होगी। ठीक है। क्योंकि यह ऊर्जा अत्यल्प मात्रा, ये छोटी सी एक मात्रा होती है। ठीक है। अतः कार्य की वैज्ञानिक प्रायः किलो कैलोरी अथवा किलो जूल इकाई का प्रयोग करते हैं। इसे ये इकाई भी होती है किसके? कैलोरी के अलावा किलो कैलोरी। ठीक है। अब 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की वह मात्रा होती है, यानी कि 1 किलो कैलोरी कितना होता है? 1 किलो कैलोरी होता है जिसकी आवश्यकता 1 किलोग्राम जल रहता है, इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है। पोषण वैज्ञानिक परंपरागत ढंग से किलो कैलोरी को कैलोरी अथवा जूल सदा ही कैपिटल अक्षर के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है। 1 बम्ब कैलोरी मीटर ऑक्सीजन से भरा हुआ धातु का एक बंद कक्ष, यानी कि 1 बम्ब क्या होता है? जो कि अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में ऑक्सीजन के सिलेंडर रहते हैं, तो इन्हीं का एक भरा हुआ ये रहता है, बर्तन ही समझ लो, कक्ष, तो इसे बोलते हैं 1 बम्ब कैलोरी मीटर। ठीक है। 1 ग्राम खाद्य पदार्थ के पूरे दहन से मोचित ऊर्जा को खाद्य का स्थूल कैलोरी मान अथवा स्थूल ऊर्जा मान कहते हैं। ठीक है। 1 ग्राम खाद्य पदार्थ की वास्तविक दहन ऊर्जा उस खाद्य की कार्य की मान है। ठीक है। ये यहाँ पे मान दिए हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बसा के इसके ऊष्मीय मान दिए हैं। ठीक है। ये आपको याद कर लेना यदि करना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, देखते हैं अब। ठीक है। यहाँ पे अब हेडिंग है पाचित उत्पादों का अवशोषण। ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है। अब देखते हैं, आपको पहले ही बता दूं, पाचन की प्रक्रिया होती है 3 टाइप से। कितने? 3 टाइप से, इनएक्टिव, एक्टिव एंड सुसाध्य। ठीक है। यानी कि निष्क्रिय, सक्रिय और सुसाध्य परिवहन। ठीक है। देखते हैं, अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है। यानी कि जो उत्पाद रहते हैं ये रक्त में और लसिका में प्रवेश करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको देखना है कि रक्त में कौन से करते हैं और लसिका में कौन से प्रवेश करते हैं उत्पाद। ठीक है। रक्त में वही उत्पाद जाएंगे जिनमें वाटर पाया जाएगा, और लसिका में वही जाएंगे जिनमें ये ग्लूकोज, सोडियम वगैरह पाए जाएंगे। ठीक है। देखते हैं आगे। तो यह है निष्क्रिय, सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रियाविधि द्वारा संपादित होता है। यहाँ पे निष्क्रिय, सक्रिय और सुसाध्य परिवहन, ये 3 अवशोषण हो गए हमारे। ठीक है। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, क्लोराइड, आयन आदि की थोड़ी मात्रा सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुँच जाती है। ठीक है। ये किस में? रक्त में पहुँच जाती है। किसके द्वारा पहुँच जाती है? ये सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा पहुँच जाती है। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, क्लोराइड, आयन आदि। ठीक है। इसके बाद
इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रण प्रवणता पर निर्भर करता है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे ये सांद्रण प्रवणता क्या है, यानी कि कम चीज़ से, यानी कि ज़्यादा, मान के चलिए हमारे पास ये 2 टैंक हैं, ठीक है, ये 2 टैंक हैं। अब इसमें ये मान के चलो 5 लीटर पानी भरा है, ठीक है, और इसमें 2 लीटर भरा है। तो हमने यहाँ से 1 लगाया, तो आप बताइए पानी कहाँ से किस में जाएगा, ठीक है। टैंक बराबर है, इसमें 2 लीटर है, इसमें 5 लीटर है। सिंपल सी बात है, 5 लीटर वाले में से 2 लीटर में जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम, यानी कि ज़्यादा से कम की ओर जाना, ठीक है, जो कि आसानी से जा सके, इसे बोलते हैं हम सांद्रण प्रवणता, ठीक है। तो ये इस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये देख लिया निष्क्रिय, इसके बाद सक्रिय परिवहन देखते हैं। हालांकि ग्लूकोज और एमिनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं, ठीक है, अवशोषित होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं बच्चों, इस पे दिख नहीं रहा है ना, हाँ तो ठीक है, देखते हैं। अब इसके बाद कहाँ थे हम, सांद्रण प्रवणता निर्भर करता। हालांकि ग्लूकोज और एमिनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं। इस क्रियाविधि को सुसाध्य परिवहन कहते हैं, ठीक है। सुसाध्य परिवहन किसे कहते हैं, सांद्रण प्रवणता पर जो निर्भर करते हैं, ठीक है, होगा। इसके बाद जल का परिवहन परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है। देखिए सांद्रण प्रवणता पर क्या करता है, सुसाध्य परिवहन, और जल का परिवहन यानी कि सक्रिय परिवहन किस पे करता है, परासरणी प्रवणता पर। और सक्रिय परिवहन सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है, ठीक है, सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक तत्वों जैसे एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड और सोडियम आयन विद्युत अपघट्य का रक्त में अवशोषण इसी क्रियाविधि द्वारा होता है, ठीक है, इसी क्रियाविधि द्वारा होता है। नीचे का लास्ट पैराग्राफ और देख लेते हैं हम। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अविलय होने के कारण, यानी कि जो फैट रहते हैं, ग्लिसरॉल रहते हैं, ये जल में घुलित नहीं होते, इसके कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। सर्वप्रथम ये विलय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं। ये कहाँ पे चले जाते हैं, जो अवशोषित नहीं होते ये म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिन्हें मिसेल कहते हैं, ठीक है। पिछले पेज पे हमने पढ़ा था मिसेल, ये छोटे छोटे होकर मिसेल बन जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ प्रोटीन अस्थिरत सूक्ष्म वसा गोलिका में पुनः संचरित होकर अंकुरों को लसिका वाहिनी में चले जाते हैं। ये लसिका वाहिकाएं अंततः अवशोषित पदार्थों को रक्त प्रवाह में छोड़ देती हैं, ठीक है बच्चों, रक्त प्रवाह में छोड़ देती हैं। अब ये ऊपर की ये टेबल आप सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं बताया, तो इन्हें देख लेते हैं हम क्या है इसमें, ठीक है। पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में अवशोषण का सारांश। देखिए आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें हम इनका मेन काम समझेंगे, ठीक है। इनका अवशोषण का सारांश देखते हैं, ठीक है। ये हमारा मुख, ठीक है। अब मुख में देखते हैं, कुछ औषधियाँ जो मुख और जिह्वा की निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आती हैं, वे आस्थिरत करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती हैं। यानी कि जो औषधियाँ रहती हैं, यानी कि उल्टी की टैबलेट रहती हैं, जो डॉक्टर से क्या बोलता है, जीभ के नीचे रख लीजिए, ठीक है। ये वाली हो गई हमारी निचली सतह पे, ठीक है। ये जब संपर्क में आती हैं, किसके, म्यूकोसा के संपर्क में आती हैं, तो ये जो ब्लड सेल्स होती हैं रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये ब्लड सेल्स में चली जाती हैं घुलकर, ठीक है। इसके बाद हमारा कहाँ होगा, मुख का पाचन अवशोषण हो गया। अब अवशोषण के बाद अमाशय का अवशोषण। अमाशय कहाँ है हमारा, ये देखिए आप, ये दिख रहा है अमाशय, ठीक है। एक मिनट, ये है हमारा अमाशय, ठीक है। तो अमाशय में अवशोषण देख लेते हैं। जल, सरल शर्करा, अल्कोहल आदि का अवशोषण होता है। अमाशय में किसका होता है, जल का हो जाता है अवशोषण। इसके बाद सरल शर्करा, ठीक है, और अल्कोहल यानी कि जो शराब होती है, इनका अवशोषण हो जाता है। हाँ, इसके बाद क्या आता है, हमारी छोटी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत ये होती है, ये होती है हमारी छोटी आंत। ये जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये होती है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग है। ये छोटी आंत में क्या है, छोटी आंत क्या है, पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग है।
यानी कि जो फूड से हमें पोषक तत्व मिलते हैं, ये इनका प्रमुख अंग होता है। यहाँ पर पाचन की क्रिया पूरी होती है। ठीक है, यहाँ पर पाचन की क्रिया पूरी होती है और पाचन के अंतिम उत्पाद, ठीक है, और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और एमिनो अम्ल का म्यूकोसा द्वारा रक्त प्रवाह और लसिका में अवशोषण होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम बड़ी आंत। बड़ी आंत जो आपको दिख रही, ये बिंदी बिंदी टाइप में जो बनी है आपको बड़ी आंत, ये है। इसमें जल और कुछ खनिज लवणों का अवशोषण होता है और औषधि का अवशोषण होता है। ठीक है, यानी कि वाटर का होता है अमाशय और बड़ी आंत में, दोनों में होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।